प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा 6 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्वर्णिका हिंदी पाठमाला के पाठ 4 जिसका नाम है फाहयान की भारत यात्रा, इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में चीनी यात्री फाहयान के बारे में बताया गया है। बच्चों, किसी भी व्यक्ति की गरिमा और उसके व्यक्तित्व की विशालता को सराहने के लिए प्राय कहा जाता है कि वह समुद्र जैसा गंभीर और विशाल हृदय है। समुद्र वास्तव में अपने भीतर विशालता और गौरव गरिमा की महान प्रेरणाएं लिए रहता है। उसकी विशालता यद्यपि स्थूल जगत तक सीमाबद्ध होती हैं, फिर भी उसकी सूक्ष्म प्रेरणाएं मनुष्य को भी वैसा ही बनने की दिशा देती हैं। उसके निर्माण से लेकर विस्तार तक के तथ्यों पर दृष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह स्थान प्राप्त करने के लिए उसे किन उथल पुथल से गुजरना पड़ा है। तो बच्चों, इस पाठ में चीनी यात्री फाहयान के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। वृत्तांत का क्या अर्थ होता है बच्चों? वृत्तांत का अर्थ होता है विवरण। तो चीनी यात्रियों ने जो भारत घूमकर जो यात्रा के विवरण लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की जो है बहुत सी बातें मालूम होती हैं। आगे पढ़ेंगे। पहला चीनी यात्री फाहयान था। वह मध्य चीन का रहने वाला था। सन 1400 ईस्वी में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। क्या उद्देश्य था उसका? बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन करना और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। आगे पढ़ेंगे। उस काल में भारतवर्ष से चीन को आने जाने के लिए दो रास्ते थे। कितने रास्ते थे? दो। एक रास्ता था खुतून नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का, और दूसरा था लंका के टापुओं से होकर। आगे पढ़ेंगे। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। पहले रास्ते से क्या होता था? भारत और चीन में व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। पहला कौन सा मार्ग था? स्थल मार्ग था। और दूसरा कौन सा था? जल के द्वारा, यानी जल मार्ग। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग बड़ा भयावह हो गया था। भयावह, डरावना, क्योंकि जो जल मार्ग था उसमें क्या होता था? समुद्र में जब बहुत ज़्यादा तूफान आते थे तो वह दृश्य बहुत ही डरावना होता था। फाहयान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था। निर्भय, जिसे भय ना हो। तो फाहयान बहुत ही वीर था और उसे बिल्कुल भी भय नहीं लगता था, ऐसा यात्री था। वह चीन से भारत में खुतून के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश लौटा। फाहयान के साथ और भी यात्री थे। खुतून पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में फाहयान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। बहुत ही उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोसों पानी का नाम तक न था, यानी कोसों दूर पानी तक का भी नाम न था। आगे पढ़ेंगे। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था। प्रचंड का अर्थ होता है प्रबल। प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों का कंठ सूखने लगा। कंठ का अर्थ होता है गला। तो प्यास लग रही थी उन्हें बहुत, और गर्मी के मारे जो यात्री थे उनका जो गला था वह सूखने लगा था। कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा। कभी कभी क्या होता था, वो रास्ता भूल जाते थे, जिससे उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किन्हें? यात्रियों को। वन में मार्ग भूलते भटकते तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए वे सब लाभ झील के किनारे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? लाभ झील के किनारे। उस समय प्राय सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने ही यात्री घबरा गए। उन्होंने
अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया, परंतु फाहियान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के अपने विचार पर अटल रहा। जो बहुत सारे यात्री ऐसे थे जिन्होंने आगे बढ़ने का विचार जो है छोड़ दिया था क्योंकि वे घबरा गए थे, लेकिन जो फाहियान थे उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया और भारत यात्रा पूरी करने के अपने विचार पर वे अडिग रहे। आगे पढ़ेंगे, वह मार्ग के कष्टों को झेलकर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। फाहियान 2 महीने में खुतून पहुंच गया। वहां लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। आवभगत का मतलब होता है आदर सत्कार करना। उस काल में खुतून हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। कैसा था खुतून? हरा भरा, हरियाली थी वहाँ, हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, परंतु प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। समृद्धि मतलब बहुत अधिक धन या संपत्ति होना। तो वहाँ पर कैसी समृद्धि थी उस राज्य में? बागों और विहारों के खंडरों के रूप में। खुतून से चलकर फाहियान काबुल पहुंचा। काबुल से वह स्वांग, गंधार और तक्षशिला पेशावर आया। उसने वहाँ बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। कैसा देखा था? बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मथुरा में। मथुरा का वर्णन करते हुए उसने लिखा, मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम है। संघाराम का क्या अर्थ होता है? संघाराम किसे कहते हैं? बौद्ध साधुओं के रहने का स्थान। उनमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। आगे चलकर फाहियान लिखता है, राजपुताने के राजा बौद्ध हैं। दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। जो दक्षिण की ओर देश है वो क्या कहलाते हैं? मध्य प्रदेश कहलाता है। इस देश की जलवायु न बहुत गर्म है और न बहुत ठंडी, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। बर्फ़ या कोहरे की अधिकता नहीं है, ना जो बर्फ़ है और जो कोहरा होता है उसकी अधिकता नहीं है। प्रजा सुखी है, लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता। तो वहाँ की क्या प्रजा है? बहुत सुखी है और वहाँ पर लोगों को अधिक कर नहीं देना पड़ता है। शासक लोग अत्याचार नहीं करते। किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित भाग राज्य को देना पड़ता है। लोग इच्छा अनुसार चाहे जहाँ घूम फिर सकने के लिए स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, अपनी इच्छा के अनुसार वो घूम फिर सकते हैं। अपराधी को उसके अपराध के अनुसार भारी या हल्का दंड दिया जाता है। जैसा उसका अपराध होगा अपराधी का, उसी के अनुसार भारी या हल्का दंड दिया जाता है। देश भर में जीव हत्या नहीं होती। क्या नहीं होती? जीवों की हत्या नहीं होती। बाजारों में कसाई खाने और मांस बेचने की दुकानें नहीं हैं। बुद्ध भगवान के समय से इस देश के राजा, महाराज तथा अमीर लोगों में दान से विहार निर्माण करने की प्रथा चली है। तो वहाँ पर क्या है? जो राजा महाराजा होते थे तथा अमीर लोगों में दान से विहार निर्माण करने की प्रथा है। वे लोग भूमि आदि का दान पात्र लिख देते हैं, जिसकी आय से विहारों का काम चलता रहता है। विहारों में रहने वाले साधु संतों को भोजन मुफ्त में मिलता है। उन्हें कोई पैसा वहाँ नहीं देना पड़ता, मुफ्त में मिलता है। आगे पढ़ेंगे, मथुरा से चलकर फाहियान ने कनौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फाहियान ने बुरी दशा में पाया। कैसी दशा थी वहाँ? बहुत बुरी दशा में पाया। नगर उजाड़ था, नगर जो थे वो उजड़ गए थे। कुशीनगर जहाँ बुद्ध ने यह लीला समाप्त की, बुरी दशा में था। जहाँ पर बुद्ध जी ने यह लीला समाप्त की थी वहाँ भी कैसा हो रहा था? वहाँ बुरी दशा थी उसकी भी। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। वहाँ की कैसी दशा थी? अच्छी थी। पाटलिपुत्र पटना का वर्णन करते फाहियान ने लिखा, पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत है। कैसा है? अद्भुत यानी अनोखा है। उसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया है। मनुष्य के हाथों से वह न बना होगा।
मतलब मनुष्य के हाथों से नहीं बना होगा, ऐसा उसने सोचा। उसमें लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। जो दूसरा महीना होता है उसके 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। उस अवसर पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 4 पहिए होते हैं उस रथ में, ऐसा बनाया जाता है। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की जाती है। वहाँ पर उस जो मंदिर सजाया जाता है उसमें क्या रखा जाता है? भगवान बुद्ध की मूर्ति को रखा जाता है। इसी प्रकार से 30 रथ तैयार किए जाते हैं। यह उत्सव बड़े समारोह से मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय, जो असहाय लोग होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। फाहियान ने गया में बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन किया। उसके उपरांत वह काशी, त्रामलिप्ति आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंहल द्वीप गया। लंका में उसने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें इकट्ठी कर ली। तो लंका में क्या किया उसने? बहुत सारी जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया उसने। फाहियान लंका में 2 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म का बड़ा उत्कर्ष देखा। वहाँ पर उसने उन्नति देखी। उत्कर्ष का क्या अर्थ होता है? उन्नति। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठी कर ली थी। उन्हें वह अपने साथ चीन ले गया। स्वदेश छोड़े फाहियान को बहुत समय हो गया था, इसलिए उसे अपने देश का स्मरण होने लगा। जब उसे बहुत समय हो गया स्वदेश छोड़े, अपने देश को छोड़े, तो उसे जो है अपने देश की याद आने लगी। अंत में उसने एक जहाज यात्रा की। वह अनेक कठिनाइयाँ उठाता हुआ अपने देश को चल पड़ा और 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत दक्षिण चीन में समुद्री तट पर सकुशल पहुंच गया। कितने दिन में? 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत यानी बाद में। भारत यात्रा करके फाहियान ने स्वयं को धन्य समझा। खुद को कैसा समझा? धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है। तो बच्चों, ये पाठ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कठिन शब्दों का इसमें जो कठिन शब्द आए उनका अभ्यास करना है। धन्यवाद।